जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। और लास्ट क्लास में हमने इससे पहले तक का देखा था। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक इस स्लाइड तक पढ़ा था, और आज की क्लास में हम ये देखेंगे द ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव के एक ह्यूमन का क्या पर्सपेक्टिव होता है। और इसमें मौजूद दो थ्योरीज, मैस्लोज हायरार्की और रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड पर्सपेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मैस्लोज पर्सपेक्टिव, मैस्लोज एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट, ठीक है जी। ये स्लाइड इस वक्त आपके सामने है। और इस स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको इसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा दिलाना चाह रहा हूँ कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है आपके जो है उसके लिए प्रोफेशनल लाइफ में और लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम के हवाले से। देखिए आपका जो एक CLO है वो एक PLO पे मैप हो रहा है जिसका नाम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। तो हम जैसे जैसे कोर्स पढ़ रहे हैं, कोर्स में जहाँ पे वो कंटेंट जो कि उस CLO पे और अल्टीमेटली जाके उस PLO पे जिसका नाम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग मैप हो रहा है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आप उस पे खुद भी आप देखते रहें या मैप करते रहें कि यार ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं CLO वाकई में ये इस PLO पे मैप हो रहा है। जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक PLO है जो मैंने कोर्स आउटलाइन LMS पे डाली हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसकी अहमियत और सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा आपको खुद ही हो जाएगा कि ये पढ़ना हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और ये कैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर मैप हो रहा है, ठीक है, हमारे ये कहाँ कहाँ काम आएगा। क्योंकि ये चीज़ जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मैस्लोज हायरार्की, इसको मैस्लोज हायरार्की कहते हैं या मैस्लोज नीड्स भी कहते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इस पे जाने से पहले इसकी सिग्निफिकेंस को और ये CLO PLO की जो मैपिंग हो रही है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और ये हमने क्यों इसके ऊपर मैप किया वो भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये वाला जो एक CLO है जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे मैप हो रहा है, ठीक है, उसके लिए ये आज वाला जो टॉपिक है मैस्लोज और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया लास्ट स्लाइड के ऊपर अगर आप चलें तो ये ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। और सबसे पहले हम मैस्लोज हायरार्की देखेंगे, उसके बाद दूसरी इसके बाद देखेंगे। देखिए मैस्लो एक रिसर्चर, एक आप कह लें एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है और एक साइंसदान कह लें, रिसर्चर कह रहे हैं, ठीक है। उसने ये जो है पिरामिड पेश किया था इंसान की नीड्स के बारे में। और उसने जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डिफाइन किया है, ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो सबसे ऊपर जो चोटी बनी हुई है, ठीक है, ये वाली चोटी, ठीक है, इधर डिफाइन किया है, ठीक है, कि ये जो स्टेट है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेज होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बंदा डायरेक्ट नहीं पहुँचता, वो यहाँ से होता हुआ पहुँचता है और हम एक एक को देखेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँचता है। इस पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप अपनी नोटबुक और पेन ले लें, क्योंकि जो चीज़ें मैं मज़ीद अब मैं यहाँ बताऊँगा वो शायद इस स्लाइड के ऊपर अवेलेबल ना हो, वो मैं आपको वर्बली बताऊँगा और कुछ आपने बुक से भी पढ़नी है, ठीक है, तो वो आप फिर नोट डाउन करते जाएँ। देखिए मैस्लोज़ ये कहता है कि इंसान की जो ज़रूरियात हैं उसको इसने 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। अगर देखें तो मेनली 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। उसने स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक यहाँ से किया है स्टार्ट, ये जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा, सही है। इसको वो कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, जिसमें अगर मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो रोटी, कपड़ा और मकान ये नीड्स आ जाती हैं। यानी वो नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। शेल्टर आपका हो गया, आपका रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, ठीक है। हंगर, शेल्टर, फूड, जो बेसिक नीड्स इंसान की होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो ऑब्वियसली उसको ये जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करनी होती हैं, सही है। तो इसने सबसे पहले ये डिफ़ाइन किया है कि जो सबसे नीड्स हैं वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो इसने नीड को डिफ़ाइन किया है वो क्या है, सेफ्टी नीड्स, कि जब इंसान जो है अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको खाना मिल गया, उसको शेल्टर मिल गया, सोने के लिए जगह मिल गई, पहनने के लिए कपड़े मिल गए, बेसिक बेसिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो लग्जरीज़ की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो बेसिक उसकी नीड्स पूरी हो गई तो वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँगा, आप लोग नोट कर लें कि नीड और वांट में क्या फ़र्क है। नीड जो है बहुत ही बेसिक है
कि बस ज़रूरत है और उसकी एक लिमिट है कि भाई ज़रूरत है, जैसे खाना है बेसिक है, अब कपड़ा है बेसिक है, शेल्टर है बेसिक नीड है। लेकिन वांट जो है वो ख्वाहिशात को कहते हैं, उनकी कोई लिमिट ही नहीं होती। खूब से खूब तर कि इंसान में जो इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी अपनी गुजार देता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में। तो वांट्स की कोई बेटा लिमिट नहीं होती, जबकि नीड जो है नीड आपकी होती है एक लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये फ़र्क है नीड और वांट में। तो फिजियोलॉजिकल जो इसका सबसे पहला स्टेज है, जो मैस्लोस कहता है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करता है, तो वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स के ऊपर, ठीक है। जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो दूसरे स्टेप के ऊपर उसको सेफ्टी चाहिए होती है, यानी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। कि जब आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो गई, अब आप ऊपर आए, आपने सेकंड स्टेप, तो अब जो बात होगी वो होगी तहफ़्फ़ुज़ की, सेफ्टी की। जैसे कि आपके जान-ओ माल का तहफ़्फ़ुज़, आपके घर वालों का तहफ़्फ़ुज़। इसकी जो ज़िम्मेदारी है यूजुअली स्टेट के ऊपर आयद होती है या कंट्री के ऊपर आयद होती है कि वो आपके जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। आपको कोई स्नैच ना कर ले, आपका कोई मोबाइल स्नैच ना कर ले, आपके कोई पैसे चोरी ना कर ले, आपको जान का ख़तरा, आपको माल का ख़तरा, इस टाइप की जो नीड्स होती हैं, वो भी सेफ्टी नीड्स होती हैं। तो सबसे पहले तो रोटी, कपड़ा, मकान वाली ज़रूरियात ज़िंदगी फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स में आ गई। जब आप उससे ऊपर गए, तो अब सेफ्टी नीड्स में आ गई, ठीक है? जिसमें तहफ़्फ़ुज़ और डिफरेंट सेफ्टी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है? अब जब ये 2 नीड्स आपकी पूरी हो गई, तो अब आ जाएँ लव नीड्स पे। ये लव नीड्स क्या हैं, इसको देखते हैं। जब बंदा ये 2 चीज़ें पूरी कर लेता है और उसका जो दिमाग है वो आराम से सुकून में आता है, तो अब जाके वो ये कहता है कि यार मैं अपने फ्रेंड्स बनाऊँ, मैं अपनी फैमिली बनाऊँ, मैं सोशल सर्कल बनाऊँ, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल सर्किल, ठीक है? वो सब यहाँ पे आ जाता है। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि फ़र्ज़ करेंगे किसी भी शख़्स की ये 2 नीड्स पूरी नहीं होती या इसमें से कोई एक पूरी नहीं होती, क्या उसका दिमाग काम करेगा ये चीज़ें बनाने पे? ऑब्वियसली नहीं करेगा। यहाँ तक वो उसी वक़्त, उसी सूरत में पहुँच सकता है जब वो यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करे और उसकी बेसिक नीड्स पूरी हों, तब जाके वो यहाँ पे पहुँचेगा। और इसके अंदर जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो आप इस स्टेज पे खड़े हो। आप बात समझ रहे हो, आप किस स्टेज पे हो? इस स्टेज पे। यानी घर से आपको रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी ये ज़रूरियात पूरी हो गई। आपके पेरेंट्स ने आपको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। आपका घर है, उसके अंदर रूम है, उसमें एसी है, कंप्यूटर है, पंखा है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब आप यूनिवर्सिटी या पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन के आए, अच्छी चीज़ें लेके आए, गाड़ी में आए, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप जो स्टैंड कर रहे हो इस वक़्त इस स्टेज के ऊपर कर रहे हो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप बना हुआ है, आपका सोशल सर्कल है, आपका इसके अलावा सोशल सर्किल के अलावा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का ग्रुप है, ठीक है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त अहबाब हैं, हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, आपकी कोऑर्डिनेशन चल रही है, तो आप लोग खुद को कहाँ स्टैंड कर रहे हो? यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। लेकिन ये उसी वक़्त मुमकिन हुआ है जब आपने ये 2 नीड्स अपनी पूरी कंप्लीट कर ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 नीड्स आपकी कंप्लीट नहीं हुई, तो आप कभी यहाँ पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। आप, ठीक है, पढ़ाई पे तो दूर की बात, आपका यूनिवर्सिटी आने के भी आप काबिल नहीं होगे ऑब्वियसली, अगर आपकी 2 नीड्स पूरी नहीं हुई हैं। जब ये 2 नीड्स पूरी हो जाती हैं, इंसान का पेट भरा होता है, उसने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, एसी में बैठा होता है, सेफ्टी उसको मिली होती है, तब वो सोचता है कि यार अब मैं कुछ पढ़ लूँ, अब मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊँ, अब मैं असाइनमेंट बन लूँ। लेकिन जब तक यही 2 नीड्स पूरी नहीं होंगी कि लाइट नहीं होगी, भूखे हो गए, गर्मी ज़्यादा होगी, पसीने में हो गए, सेफ्टी मिलेगी नहीं, किसी वक़्त भी कुछ भी स्नैचिंग हो सकती है, ठीक है? तो आपका कोई दिमाग नहीं चलेगा अपनी लव नीड्स को पूरा करने में, जिसमें ये सोशल सर्कल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फैमिली, फ्रेंड्स बनाना और दोस्त अहबाब, व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इधर आ जाती हैं। तो ये हो गई थर्ड स्टेज, ठीक है। तो आप अभी यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। फिर इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाओगे, ठीक है? कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। वो चीज़ कहलाती है सेल्फ एस्टीम। इसमें आगे लिख लो सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करने को कहते हैं कि भई अब मैं लॉयर बन गया हूँ, अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, मैं कोई कहेगा मैं वकील बन गया हूँ। तो आपने एक खुद में एक चीज़ आ जाती है कि यार अब मैं एक ये बन गया हूँ कि मैं एक स्पेशलिस्ट बन गया हूँ, मिसाल के तौर पे। मैं कोई हार्ट सर्जन बन गया हूँ या मेरे पास ये सीसीएनए, सिस्को की सर्टिफ़िकेशन आ गई है, आई एम समथिंग, ठीक है? तो वो जो चीज़ आती है वो आती है सेल्फ एस्टीम। तो जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाओगे या आगे जाके थोड़ा-सा मास्टर्स वगैरह करोगे, अपनी प्रोफ़ेशन में, पर्सनल लाइफ़ में आगे जाओगे, तो आप किस स्टेज पे हो जाओगे? सेल्फ एस्टीम वाली स्टेज के ऊपर हो जाओगे, यानी यहाँ हो जाओगे, कुछ मकाम हासिल कर लोगे ज़िंदगी में। तो ये वाली नीड आएगी उसके बाद। इससे मज़ीद ऊपर जाते हैं तो ये वाली स्टेज को सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन कहते हैं। इसके लिए अल्लामा इक़बाल का एक शेर है बड़ा मशहूर कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर ऑब्वियसली आप लोगों ने भी सुना ही होगा।
नहीं सुना तो अभी मैंने बता दिया। ये वाली स्टेज है जिसको शायर अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं अपने शेर में, और ऑथर उसी की बात को, उन्हीं की बात को लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम यहाँ बता रहा है। अब मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ, मज़ीद बताता हूँ कि इसमें बात कही क्या जा रही है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है सूफ़ी सेंट्स, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की याद में गुज़ार दी, और आज उनके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी उनके नाम और उनके मज़ारात या उनकी जो दरगाहें हैं वो इस दुनिया में कायम हैं। अभी परसों की बात है, मुझे याद है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का 277 277वां उर्स था शायद लाहौर में, अभी हफ़्ते पहले की बात है शायद, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये जो वो उस स्टेज पे थे जहाँ वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करते थे, उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया और आज दुनिया उनके पीछे, ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में बल्कि उनके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के कई 100 साल, 1000 साल बाद भी उनकी यादों में हज़ारों करोड़ों लोग आते हैं। वो स्टेज कहलाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज, जहाँ पे खुदा बंदे से पूछता है बता तेरी रज़ा क्या है। यहाँ पे हर बंदा नहीं पहुँच पाता, यहाँ 1000-100 में से कोई एक ही बंदा पहुँचता है। यहाँ तक सब पहुँच जाते हैं, यहाँ भी नहीं पहुँच पाता। और इसकी जो मैंने आपको मिसाल दी है, वो बिल्कुल सही दी है, जिसको अल्लामा इकबाल के बड़े मशहूर शेर से भी डिफ़ाइन किया गया है। और इसके अलावा जो है वो क्या नाम है, ये जो सूफ़ी सेंट्स हैं जितने भी, आप कराची में भी कई सेंट्स हैं या श्राइन्स हैं, और काफ़ी सारे, मुझसे ज़्यादा तो आप लोगों को पता होगा, वो सब की मिसाल जो है यहाँ पर है। इसके अलावा प्रोफ़ेशन में भी आप मिसाल देखें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे बहुत बड़े-बड़े लीडर्स होते हैं, जिसमें नो डाउट हमारे लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। और इस स्टेट के ऊपर जो है वो काफ़ी जितने अम्बिया कराम है, आपको भी पता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पीस बी अपॉन हिम, और उसके अलावा भी काफ़ी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। तो ये वो स्टेट है, द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग आवर पोटेंशियल, के जब आप फुल पोटेंशियल में हो, दुनिया को देख चुके हो, डायरेक्ट हो कि आप इस लेवल के ऊपर आ गए जहाँ बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े फ़िलॉसफ़र, स्कॉलर्स बहुत पढ़ने के बाद या बहुत एक इल्म नॉलेज रखने के बाद मौजूद होते हैं, ठीक है। जब बंदा यहाँ चला जाता है तो आप ये देखो कि यहाँ से वो यहाँ पर भी देख सकता है और यहाँ से वो यहाँ पर भी देख सकता है। उसको दुनिया नज़र आ रही होती है। वो ये समझ लो एक पहाड़ की चोटी है जिसके ऊपर वो चला जाता है, और उसकी निगाह इधर भी होती है, तो उसकी निगाह इधर भी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी बात को यहाँ पे लिखा जा रहा है कि क्रिएटिव पीपल, सेल्फ अवेयर, सेल्फ ओपन एंड स्पॉन्टेनियस, लविंग एंड केयरिंग, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन की हैं, वो सब यहाँ पे है, और बुक में इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। मैं फिर आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप काइंडली बुक ज़रूर पढ़ें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन अ सेंस कि ये आपके सारी ज़िंदगी काम आएगा। और आप ये देख लें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप जिन-जिन स्टेजेस से गुज़र चुके हैं, जैसे मैंने बताया कि आप इन 2 स्टेजेस से तो आप गुज़र गए, अब आप इस स्टेज पर हैं, कल को आप ग्रेजुएट होंगे तो इस स्टेज पे आएँगे। बस फिर इस स्टेज पे जाना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा कि आप ज़िंदगी के किस हिस्से में इस स्टेज पे जाके खुद को आप एक्वायर करते हैं या कैटेगराइज़ करते हैं, ठीक है? तो ये वाली जो स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है, जिसको मैस्लोज़ ये कहता है। और अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर जो मैंने आपको बताया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी खुदा बंदे से पूछ रहा है कि तेरी रज़ा क्या है, तो बंदे ने खुद को इतना बुलंद कर लिया है कि खुदा बंदे से पूछ रहा है। अगर आपने शेर की तशरीह पढ़ी हो तो वो बिल्कुल फिट बैठ रही है इधर, ठीक है, कि खुदा बंदे से पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है, कि आप खुद को इतना बुलंद कर लें, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ने भी ये शेर इसी वजह से फरमाया, और इसकी तशरीह भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। और ये बड़ा मशहूर शेर है, और इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेट की बहुत सही तौर पे ट्रांसलेशन करता है या त तर्जुमानी करता है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख लें कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी इसमें सवाल है, ये जो नीड्स है, और तो वो मुझसे कर सकता है। और हमने स्टार्ट यहाँ से करना है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो आप ये देखें कर्सर, वो यहाँ से स्टार्ट करता है, वन बाय वन अपनी नीड्स को पूरा करता हुआ ऊपर चला जाता है, और एक वक्त आता है कि वो यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ तक कई लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है जी। तो ये है मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मैस्लो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं। और इसी स्लाइड के अंदर हमने नीड्स एंड वांट्स के दरमियान फ़र्क भी देखा है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अब हम अगली थ्योरी पे चलते हैं, जो कि रोजर्स पर्सन सेंटर्स पर्सपेक्टिव है, ठीक है। इसने ये बात की कि पीपल आर बेसिकली गुड विद एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसीज, ठीक है, गिवन द राइट एनवायरनमेंट कंडीशन वी विल डेवलप टू फुल पोटेंशियल्स, ठीक है। इसने ये बात कही कि पीपल जो है अगर हम उनको सही तौर पे एनवायरनमेंट देंगे तो हम उसका सही पोटेंशियल सामने लेके आ सकते हैं। उसमें जेन्युइननेस, एक्सेप्टेंस, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेंट्रल फीचर ऑफ पर्सनैलिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारी
चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो इसने जो बात कही है वो ये कही है कि हमने बेसिकली 3 बातें कही हैं कि पीपल जेन्युइननेस, एक्सेप्टेंस करें, एम्पैथी करें, ठीक है। इधर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो ये दे रहा हूँ कि आपने ज़रा मुझे ये बताना है कि एम्पैथी में और सिम्पैथी में क्या फ़र्क है। समझ लेंगे एक असाइनमेंट है छोटा-सा, जो आपने सर्च करके मुझे बताना है कि एम्पैथी और सिम्पैथी में क्या फ़र्क है, जो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूछूँगा, ठीक है। ये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसने रोजर्स ने बड़ी छोटी सी बात किसने कहा है कि गिवन द राइट एनवायरमेंटल कंडीशन वी विल डेवलप फुल पोटेंशियल्स। अगर हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन सही होगी तो अब आपको पोटेंशियल ज़्यादा सामने आएगा। जैसे अगर आप क्लास में बैठते हैं इसी से ही काम करें, आपके एनवायरमेंटल कंडीशन सही हो, मल्टीमीडिया वगैरह एंड ऑल से ही काम करे, तो सारी बात है कि स्टूडेंट्स की ज़्यादा बेहतर समझ आएगा जितना ज़्यादा मॉडिफाइड उसमें होगा, ठीक है जी। अब देखें ये असेस करना कहते हैं किसी चीज़ को एवेलुएट करना, किसी चीज़, अब जैसे मैं आपके मार्क्स जो है वो असेस करता हूँ तो आप ये देख लें कि असेस करना उसको कहते हैं। और एवेलुएट दी सेल्फ यानी खुद को कैसे करना है, प्राइमरीली थ्रू क्वेश्चनियर्स होते हैं, ठीक है। आपने भी कई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आल्सो बाय अंडरस्टैंडिंग अदर सब्जेक्टिव पर्सनल एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस से आप देखें। कॉन्सेप्ट्स आर वेग एंड सब्जेक्ट एजम्पशंस आर नेवली ऑप्टिमिस्टिक। इसका मतलब ये कि आपका कोई कॉन्सेप्ट बन गया किसी के बारे में या कोई परसेप्शन बन गई इन ऑल राइट, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगेन ये चीज़ फिर एक अहम चीज़ आ गई है, सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब ये पर्सपेक्टिव क्या कहता है, बिहेवियर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। देखिए अगेन वही बात मैंने आपसे कहा था कि जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उसके अंदर हमने लर्निंग और बिहेवियर को देखा था और हमने लर्निंग की थ्योरीज भी देखी थी, जिसमें आपको याद होगा मैंने एक डॉग की एग्जांपल भी दी थी। मेरी पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि एक डॉग है और उसका मालिक उसने उसको ट्यून करता है कि जब भी उसको खाना देना होता है, वो कंडीशनल लर्निंग वाली बात ना, अगर आपने देखा हो मेरी प्रीवियस स्लाइड्स या प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उसमें हम ये पढ़ चुके हैं। अब वही चीज़ों की बेस पे आगे स्लाइड्स आ रही हैं, तो मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि अगर पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी या आपकी समझ में नहीं आई तो आगे फिर आपका चलना मुश्किल हो जाएगा, तो काइंडली आप उसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है। नाउ कम टू द स्लाइड कि सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है क्या। अब देखें शुरू में क्या लिखा है, बिहेवियर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर जो है या तो कंडीशनिंग करके या ऑब्जर्वेशन से लर्न किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं इसको दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ इधर। आपने यार एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इस टाइम पे जो है मेरा मैंने इस तरह से करना है, आपने उससे अकॉर्डिंगली आपने एक बिहेवियर सेट कर लिया। मिसाल के तौर पे आपने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं लेट क्लास में आऊँगा तो मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, 5 मिनट से ज़्यादा लेट होऊंगा तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो आपने अपने बिहेवियर जो है वो और ज़्यादा पंक्चुअल कर लिया, ठीक है। कंडीशनिंग भी यही है। कंडीशनिंग क्या है, एक बंदे को एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए तैयार करना है। जैसे फौज में ट्रेनिंग करवाई जाती है तो उनको कंडीशन किया जाता है लड़कों को, ताकि वो सरहद पे जाने के लिए तैयार हों। बहुत छोटी सी एक और मिसाल दे देता हूँ। गाड़ी में जो आप सीट बेल्ट बांधते हैं, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपको प्यार से समझाया जाए, ऐड चलाए जाएँ, रेडियो पे इश्तिहार या वॉइस ओवर जिसे कहते हैं वो चलाए जाएँ कि भैया आप सीट बेल्ट बाँध लें। लेकिन आपको पता है ये कौम वैसे ना तो मानने वाली है ना सुधरने वाली है, ठीक है? तो अब क्या करते हैं कि सार्जन आपका 500-600 रुपए का जब तक चालान नहीं करता, आपको अगली बार याद ही नहीं रहेगा कि मैंने सीट बेल्ट बाँधनी है, ठीक है? तो वो कंडीशन करना चाह रहा है आपको कि भैया आप सीट बेल्ट बाँधो। ठीक है, अब इसमें 2 तरीकों से, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्योंकि इधर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ही कम लोगों पे अप्लाई होती है कि आपने किसी को कह के समझा दिया तो उसने आपकी बात मान ली। ज़्यादातर 90% 95% अवाम बात ही नहीं मानती। तो उसको 2-3 बार जब तक 500-600 रुपए का चालान नहीं होगा ना, यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होगी, तो आप कंडीशन ही नहीं होगे सीट बेल्ट बाँधने के ऊपर। समझ आ रही है? तो कंडीशन करना है आपको सीट बेल्ट बाँधना, ठीक है? और उसके लिए आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए किया जा रहा है, ठीक है? ताकि आपका बिहेवियर क्या रहे, ड्राइविंग बिहेवियर बिल्कुल सही रहे और एक्सीडेंट से आप जो है वो क्या नाम है, खुद को बचा सको, दूसरों को भी बचा सको, ठीक है? तो बेटे जितनी भी थ्योरीज़ हैं ये सारी प्रैक्टिकल लाइफ में अभी से, अगर आप अभी से 1 मिनट बाद से भी देखोगे ना तो आपकी अप्लाई होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और बहुत प्रैक्टिकल कोर्स है अगर आप इसको सही मायनों में पढ़ो, ठीक है? अच्छा, अब ये एरो का निशान शो कर रहा है कि आपने बिहेवियर लर्न कर लिया कंडीशनिंग से और ऑब्जर्वेशन से। अब आगे चलो, व्हाट वी थिंक अबाउट सिचुएशन अफेक्ट्स अवर बिहेवियर। लेकिन हमारी जो सिचुएशन है हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है, ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। मिसाल के तौर पे आप ये देखते होगे एक रिसर्च है कि वो ममालिक जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, ठंडे ममालिक, वहाँ पे क्राइम रेट कम होता है। और वो ममालिक जो कि हॉट कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह वगैरह, यहाँ पे क्राइम रेट एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड ज़्यादा है ड्यू टू, और ये वेदर कंडीशन अफेक्ट करती है, ये एक रिसर्च है, ठीक है? तो जितनी ज़्यादा गर्मी है, एक मिसाल देके समझा रहा हूँ, ठीक है? उतना आपका बिहेवियर जो वो चेंज है, सर्दियों में बिहेवियर चेंज है। तो ये आप देख लो कि जो हमारी सिचुएशन है, ये तो चलो मैंने एक एनवायरमेंटल सिचुएशन की आपको मिसाल दी। अगर आप इसके अलावा भी कोई और ले लेते हो
तो वहाँ पर भी आप देखो कि आपका जो बिहेवियर है सिचुएशन से लिहाज से चेंज हो रहा है। अगर कोई सिचुएशन है, अब जैसे कोविड की सिचुएशन है, तो इसमें हम सबका बिहेवियर चेंज है, मास्क पहन के मिल रहे हैं, सैनिटाइजर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ये जो बिहेवियर चेंज आया है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इनफैक्ट जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी अभी ये ऑनलाइन क्लासेस और ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो चेंज आया है ये कहाँ से आया? सिचुएशन से आया कि कोविड की वजह से जो सिचुएशन पैदा हुई है उसने हम सबके बिहेवियर को अफेक्ट किया है और चेंज करने पे मजबूर किया है। ये इसकी मिसाल हो गई। आगे चलते हैं, इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंटेलेक्ट, ठीक है। अब इंटेलेक्ट जहानत को कहते हैं और एनवायरनमेंट आपके आसपास का जो माहौल होता है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट। तो इसमें ज़ाहिर बात है कि ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आपको ये कहता है कि बिहेवियर जो वो लर्न होता है ऑब्जर्वेशन से, कंडीशनिंग से और सिचुएशन के थ्रू बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, अब इसमें देखें कि ये जो है आपके पास आप जो है दो चीज़ों पे बने, एक आपकी इंटरनल वर्ल्ड है और एक आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड है। अब करना क्या है कि हमने जितना पढ़ा है अब तक, इससे पुरानी वाली स्लाइड को सबको सम अप कर दो, ऐड कर दो, यकजा कर दो, तो आप एक बन जाते हो। हमने पढ़ा है दो चीज़ें, एक आपकी इंटरनल वर्ल्ड याद है, अगर मैं पिछली स्लाइड के ऊपर जाऊं, मैं आपको दिखा देता हूं, पिछली स्लाइड के ऊपर जाएं तो ये तो सारी इंटरनल वर्ल्ड जो आपके अंदर की चीज़ें हैं, लव नीड्स, फिजियोलॉजिकल, रोजर सेंटर पर्सपेक्टिव, आपकी वैल्यू, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। ये देखें, ये सारी चीज़ें हमने ये पढ़ी, आपके ट्रेड्स, आपके करैक्टरिस्टिक, आपके साइकोलॉजी के हवाले से, आपका कॉन्शियस, आपका अनकॉन्शियस, ये देखें इस स्लाइड पे, या आपका कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस, तो ये आप क्या हो, इंटरनल वर्ल्ड हो, या आपके अंदर की चीज़ें, आपके बाहर की चीज़ें नहीं है। ये सब कुछ जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है, आपके ट्रेड्स, ये बिग 5 मॉडल आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद ये मैस्लोज आज की क्लास में हमने पढ़ाई, फिर रॉजर्स पढ़ाई, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके कहाँ पे, इंटरनल, आपकी अपनी पर्सनैलिटी का अंदरूनी हिस्सा है। ये बात समझ आई। प्लस एक्सटर्नल वर्ल्ड, जैसे बाहर इस वक्त जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसमें हर जगह पे कोविड है इस वक्त, ठीक है, वो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको, आप बन जाएंगे, हम लोग बन जाएगा, जिसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं माशरा बन जाएगा, सोसाइटी बन जाएगी। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड में या लास्ट वीडियोस में हमने जो देखा वो सब आपकी इंटरनल वर्ल्ड थी, यानी आपके अंदर का इंसान था, आपके अंदर की कश्मकश थी जिसमें आप मुब्तला थे, आपकी करैक्टरिस्टिक्स, आपकी मैस्लोज हायरार्की के मुताबिक आप देखें, आपकी नीड्स, आपके ट्रेड्स, बिग 5 मॉडल एंड ऑल दैट, कॉग्निटिव फैक्टर्स, सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आपका, आपके वैल्यूज़, आपके एटीट्यूड्स को भी हमने पढ़ा, फिर उस पर कायम होने वाला आपका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है, आपका इंटरनल वर्ल्ड है। प्लस एक्सटर्नल वर्ल्ड जो बाहर की दुनिया है, जिसमें आपका वेदर आ गया, एनवायरमेंटल कंडीशन आ गई, सिक्योरिटी सर्कमस्टांसेस आ गए, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इन दो को मिला दें तो आप एक इंसान बन जाते हो, तो ये चीज़ होती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, बिहेवियर्स हो गए, और यहाँ आपका ये आपके अंदरूनी कश्मकश, जहनी कश्मकश जो आपकी चल रही है, वो सारी चीज़ें। तो ये जो कोर्स है आप ये देखें, ये स्लाइड जो है वो इससे मुताल्लिक है। आगे की स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं तो इसमें देखें, ये है पर्सनल कंट्रोल। इंसान जो है वो दो कैटेगरी में, जो आपका पर्सनल कंट्रोल है वो डिवाइड होता है, एक होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। देखिए, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, यू प्रीटी मच कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी, के इंसान अंदरूनी तौर से अगर खुद को कंट्रोल करता है, सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हैं, खुद पे काबू कितना इंसान को, वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। आप खुद को हाईली स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में किस तरीके से कूल एंड काम लग सकते हैं, डैट कम्स अंडर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, वो आपके इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, वो फैक्टर्स जो कि आपके इख्तियार में या कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपकी किस्मत हो गई, जैसे कोविड की सिचुएशन हो गई, जैसे आपकी लक हो गई, जैसे आपकी डेस्टिनी हो गई, जैसे अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। ऑफ कोर्स आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब अगर ये रिजल्ट के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी पहुंच से या कंट्रोल से बाहर है। हाँ, इंटरनल तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस, ठीक है। ये अल्लाह ने लिख दिया, अब जो है वो तो उससे उससे कोई नहीं वो हो सकता, ठीक है। लेकिन इंटरनल आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में अगेन वही मैं पीछे लेके जाऊंगा, ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं बेटा, ये सारी की सारी आ रही हैं। सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आ रहा है, ठीक है, रॉजर्स मैस्लोज की थ्योरी हमने पढ़ी है, ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ट्रेड्स, बिग 5 मॉडल, ठीक है, ट्रेड पर्सपेक्टिव, दो किस्म के लोग होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, ये सारी चीज़ें। अगेन वही बात कि कोर्स इंटरेस्टिंग और इसकी एप्लीकेशन आप अभी से अप्लाई होते हुए देख रहे हो अपने इर्द गिर्द के लोगों में, ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी फैमिली में, अपने घर में, घर से बाहर एनवायरनमेंट में। आप देखो ये चीज़ें आपको मिलेंगी।
तो ये हम बात कर रहे थे। अब देखें यहाँ लिखा है मेथड्स ऑफ स्टडी, ये सारी चीज़ें लिखा है, ये रहने दें, अभी सिर्फ आप इन दो पे फोकस करें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आउटकम्स ऑफ पर्सनल कंट्रोल के। पर्सनल कंट्रोल के क्या आउटकम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक परसीव्ड लैक ऑफ कंट्रोल, एक अनकंट्रोलेबल बैड इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो लीड करेंगे या आगे की तरफ जाएंगे परसीव्ड लैक ऑफ कंट्रोल के, यार कंट्रोल ही नहीं किसी चीज़ का। और आगे जाके मजीद जाएंगे तो जनरलाइज हेल्पलेस बिहेवियर, के आपका जो बिहेवियर है हेल्पलेस है, यानी से कहते हैं यार बेयारो मददगार, मैं कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, मेरे हाथ से चीज़ें निकल गई हैं। या अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे हाथ से चीज़ें निकल गई हैं या ऑल डेड, ये सारी चीज़ें, तो ये अनकंट्रोलेबल बिहेवियर आगे आगे जाके लीड करते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ रही है कि अगर अनकंट्रोलेबल बैड इवेंट्स हैं जो ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटरनल को आप कुछ हद तक काबू कर सकते हो। वो एक परसेप्शन बना देते हैं कि यार हमारा ये जो लैक ऑफ कंट्रोल है, हमारा सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल सिचुएशन की मैं इसमें एग्जाम्पल दूंगा, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक जनरल बात कर रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो वो सारी बातें ये अनकंट्रोलेबल बैड इवेंट्स और परसीव्ड लैक ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन क्योस पैदा करने की कोशिश करती हैं ताकि मुल्क के अंदर एनार्की जैसी सूरत हाल पैदा हो। जैसे कि अपना अपना उसमें हुआ था, अपना तुर्की में हुआ था, अपना टर्की के अंदर के टैंक्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर आ गए थे, आवाम सड़कों के ऊपर आ गई थी। तो वो एनार्की थी जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल लूज़ हो गया था। एनार्की की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल लूज हो जाए उस सिचुएशन को एनार्की कहते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल थी वो अपना अपना टर्की में हमें मिली थी, जो शायद प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके अंदर आपने देखा होगा, टीवी पर भी और यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं कि एनार्की की सिचुएशन पैदा हो गई थी, यानी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहा था, लोग टैंक फौज वगैरह सब सड़कों के ऊपर आ गई थी। तो ये लैक ऑफ कंट्रोल की बेहतरीन मिसाल है। तो जब अनकंट्रोलेबल बैड इवेंट्स होने लगे तो वो फाइनली लीड करते हैं परसीव लैक ऑफ कंट्रोल को, और फिर ऑब्वियसली आगे जाते हैं जनरलाइज हैप्पीनेस बिहेवियर को, ठीक है जी। अगेन वही बात कि हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब दोबारा ये चीज़ें आप अगर देखते हैं तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि अब इतना पढ़ने के बाद पर्सनैलिटी है क्या, कि वो तरीके हैं जिससे एक इंडिविजुअल, एक इंसान यानी मैं और आप रिएक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। और पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कौन कौन से आते हैं, आपका इंडिविजुअल बिहेवियर, हेरिडिटी यानी कि जो आपने अपने आबाव अजदाद से, अपने बाप दादा से इनहेरेंट किया। ऐसे फॉर एग्जांपल आपके वालिद को या आपके आबाव अजदाद को ज़्यादा गुस्सा आता था, आपको भी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आपकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट हो गया। एक मिसाल कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि साइंस भी इस बात को प्रूव करती है ना कि डीएनए से इनहेरिट करता है आदमी। अगेन वही बात, एनवायरनमेंट आपका आउटसाइड इनसाइड एनवायरनमेंट कैसा, और अगेन वही बात हालात सिचुएशन कैसी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। यूरोप में चले जाओ पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, पाकिस्तान आ जाओ पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ आपने दूसरे तरीके के लोगों से मिलना है। यहाँ पे 60-70-80% लोग आपकी बात नहीं समझेंगे, जो बात आप वहाँ से सीख के आओगे या उस टोन और लैंग्वेज में बात करोगे, ऑब्वियसली आपकी बात नहीं समझेंगे। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है जो वहाँ पे बनी है वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक है, वो यहाँ पे नहीं चल सकती। यहाँ पे हालात दूसरे हैं, लोग दूसरे हैं, एनवायरनमेंट दूसरा है, यहाँ पे काम करने का तरीका दूसरा है, ठीक है। तो ये मिसफिट है बहुत बड़ा। तो अब आपकी बेहतर तरीके से और एक जहन खुलना जिसको कहते हैं ना, जहन आपका खुला होकर आपको बेटर तरीके से चीज़ें समझ आ रही होंगी कि पर्सनैलिटी है क्या और ये सारी चीज़ें हैं क्या, ठीक है जी। तो अच्छा, ये चीज़ आपने लास्ट उसमें भी पढ़ी होगी, इस एक स्लाइड को हम और ले लेते हैं आज की क्लास में। MBTI, मियर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड में इसका जिक्र आया था, तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर भी लिखा हुआ है, उसका हिस्सा है। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पर्सनालिटी के अंदर है, मियर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर पर्सनालिटी टेस्ट दैट टाइप्स ऑफ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफाइज पीपल इनटू 1 to 16 पर्सनालिटी टाइप, ठीक है। देखिए साइकोलॉजी एक फील्ड है, साइकोलॉजी की दुनिया में अब अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट या एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से मिले हों तो उस को बाकायदे पूरी फील्ड है, साइंस है, कि इसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर रिसर्च करके उसको 1 से 16 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया कि आप किस पर्सनैलिटी के अंदर कैटेगराइज करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हर पर्सनैलिटी का एक डिसऑर्डर होता है और फिर उसकी उसका ट्रीटमेंट होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये साइकेट्रिस्ट ही करता है। तो हमने सारी बात यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना, हमने जस्ट ये इंडिकेटर MBTI, मियर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जो है वो देखना है, ठीक है, कि ये है क्या। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट है जो कि 1 से 16
कि उसके अंदर डिवाइड करता है और इसमें एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हम बात कर चुके हैं, सेंसिंग इंट्यूटिव इंट्यूशन, जैसे कहते हैं यार मुझे अंदर से कुछ फील हो रहा है, छटिन्स मेरी बता रही है, मेरा दिल बोल रहा है, दैट इज इंट्यूशन, अंदर की आवाज़। सेंसिंग जो आउटसाइड एनवायरनमेंट से आप सेंस करो, थिंकिंग जो आप सोच रहे हो, फीलिंग जो आप अंदर महसूस करो, जजिंग आपने किसी एनवायरनमेंट को जज किया और उससे चीज़ आ गई, और परसीविंग आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, कैसे आप परसीव करो, हालात को कैसे देख रहे हो, प्रिडिक्शंस जैसे होता है ना कि आप प्रिडिक्शंस कैसे कर रहे हो, अब क्या कोविड की सिचुएशन परसीव कर रहे हैं, हालात बेहतर होंगे, ख़राब होंगे, सेकंड वेव आएगी, दिस एंड दैट। जजिंग देख रहे हैं यार कितने कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरह की बेशुमार मिसालें, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे बेटा क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, इनको कहते हैं MBTI, मेयर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप काइंडली बुक पढ़ें, कोर्स अब थोड़ा सा मुश्किल भी होने जा रहे हैं, थ्योरीज आ रही हैं कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकल स्टफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और जार्गन्स आ रहे हैं इस कोर्स के, जो होते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, तो अगर आप इसमें कोप अप नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आप नहीं कर सकते आगे। थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।